3 लड़कियों का कातिल जो पुलिस को 30 साल बाद ऐसी जगह से मिला जहां से तवक्को नहीं थी। 3 16 साला लड़कियों का गला घोंटने से हलाकत एक सीरियल किलर की तलाश के लिए बरतानिया की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन और पुलिस की मुजरिम तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया गया इनकलाबी तरीका। बहुत से लोगों को खदशा था कि जासूस 3 नौजवान खवातीन के उस कातिल को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे जो सैटरडे नाइट स्ट्रिंगर के नाम से मशहूर हुआ, लेकिन 30 साल बाद वो बिल आखिर उसे ढूंढने में कामयाब हो गए, लेकिन ऐसी जगह से जहां उन्हें तवक्को भी ना थी। इस कहानी का आगाज़ 1973 की गर्मियों में हुआ, जब स्वांसी वेल्स का सबसे बड़ा शहर जो अपनी धात की सनत के लिए जाना जाता है और उसके आसपास के इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली 3 नौजवान लड़कियां अपने अपने घरों से निकलीं मगर कभी लौट न सकीं। इस वाक़े ने लोगों को लर्ज़ा कर रख दिया था। जुलाई 1973 में 16 साला सैंड्रा अपने बॉयफ्रेंड के साथ पड़ोसी कस्बे ब्रिटन फेरी में बाहर निकली थीं जब वो सुबह 1 बजे के करीब घर से 5 मील की ड्राइव पर गायब हो गईं। पुलिस का ख्याल था कि उन्होंने इस दौरान किसी अजनबी से लिफ्ट लेने की कोशिश की थी। सैंड्रा की लाश 2 दिन बाद एक गटर से मिली। कारी ज़रब उनके सर पर मारी गई थी और उनका गला उसी स्कर्ट से घोंटा गया था जो उन्होंने उस रोज़ पहन रखी थी। इस वाक़े के 2 माह बाद यानी सितंबर में 2 दोस्त जिराल्डाइन ह्यूज़ और पोलाइन फ्लाइडा अपने गांव के करीब एक लकड़ी के केबन में मुर्दा पाई गईं। ये दोनों दोस्त लड़कियां घर से बाहर पार्टी करने के लिए निकली थीं। 16 साल की इन दोस्तों पर तशद्दुद किया गया, रेप किया गया और गला घोंट दिया गया और उनकी लाशें वहां से तकरीबन 11 किलोमीटर दूर फेंक दी गईं जहां से जुलाई में सैंड्रा की लाश मिली थी। तीनों लड़कियों की मौत के बाद पुलिस ने बड़े पैमाने पर कातिल की तलाश शुरू की और 150 पुलिस अफसरान की एक टीम ने 35,000 लोगों से पूछगछ की। पुलिस को मिलने वाली मालूमात के मुताबिक इस मुबैना कातिल के घने बाल और मूछें थीं और उसकी उम्र 30 से 35 साल के दरमियान थी। ताहम तफ्तीशकारों के पास इसके अलावा एक और अहम इशारा था और वो उसकी गाड़ी के हवाले से तफसीलात थीं। ऐनी शाहिदीन ने लड़कियों को उस रात सवासी से निकलते हुए और हल्के रंग की मोरस 1100 कार में सवार होते देखा था जिसे एक आदमी चला रहा था। BBC के रिपोर्टर के तौर पर मैं सन 1973 में इन वाक़यात की कवरेज करने वालों में शामिल था। कातिल ने एक ऐसे इलाके में ये अमल किया जहां इस किस्म के वाक़यात शादो नादिर ही होते थे। नौजवान लड़कियों की मौत ने खौफ का एक ऐसा एहसास पैदा किया था जो इस इलाके में रहने वालों के लिए नया था और ज़्यादा खौफ और ख़तरे की बात यह थी कि मुजरिम अभी तक मफरूर था। इस दौरान सभी सदमे की कैफियत में मुब्तला थे। तमाम अफराद कातिल के पकड़े जाने की खबर सुनने के लिए बेचैन थे मगर उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। 3 नौजवान लड़कियों के कत्ल के बारे में कई मफरूज़े थे। चूँकि उस ज़माने में कंप्यूटर्स नहीं होते थे इसलिए पुलिस के सामने तकरीबन नामुमकिन सा काम था जिसमें उन्हें मुमकिना मुश्तबा अफराद की एक बड़ी तादाद की दस्तावेज़ात की छानबीन रिवायती तरीके से करना थी। पुलिस अफसरान का ख्याल था कि एक ही शख्स ने तीनों लड़कियों को कत्ल किया है, लेकिन सैंड्रा के कत्ल के हवाले से उनको एक शख्स पर पहले से शक था। सैंड्रा की मौत के हवाले से पुलिस को जिस बंदे पर शक था वो उनका बॉयफ्रेंड था जिसने उन्हें आखिरी मर्तबा देखा था। ताहम उन्होंने ना ही इतराफ़ जुर्म किया और ना ही पुलिस ने उन पर कभी फ़र्द जुर्म ऐद की। दोनों वाक़यात में मुमासलत के बावजूद जासूसों ने तकरीबन 30 साल बाद तक सैंड्रा के कत्ल और जिराल्डाइन और पोलैन के कत्ल की अलग अलग तहकीकात जारी रखीं। दोनों तहकीकात सन 2000 की दहाई के अवाइल में जराइम को हल करने के एक टूल के उरूज के साथ मुंसलिक हुईं जब साउथ वेल्स पुलिस ने इस उम्मीद पर मुअत्तल शुदा मुकदमात को दोबारा खोलना शुरू किया कि DNA आखिरकार कातिलों को इंसाफ के कटहरे में ला सकता है। सबसे पहले उन्होंने जिराल्डाइन और पोलैन के कपड़ों पर सुपर्म्स के दाग अलग किए ताकि ये साबित किया जा सके कि इनका ताल्लुक एक ही आदमी से है। ताहम हाल ही में शुरू होने वाले DNA डाटा में उन्हें कोई शख्स ना मिला। ताहम तहकीकात शुरू होने के 1 साल बाद टेस्टों ने जासूसों को पहली बड़ी कामयाबी दी। सैंड्रा के अंडरवियर पर किए गए टेस्ट से पता चला कि उस पर एक
नामालूम मर्द का डीएनए मौजूद था। फॉरेंसिक साइंसदान डॉक्टर कोलिन डार्क ने कहा कि मैंने डीएनए की एक खास खसूसियत से फौरी तौर पर पहचान लिया कि ये कातिल का डीएनए ही है। ये बिल्कुल चौंका देने वाली मालूमात थी, क्योंकि इसका मतलब ये था कि साउथ वेल्स में 1973 में एक सीरियल किलर नौजवान लड़कियों को कत्ल कर रहा था। दरियाफ्त ने वाज़ेह तौर पर यह भी साबित किया कि उस वक्त सैंड्रा का बॉयफ्रेंड उसकी मौत के वाक़े में मुकम्मल तौर पर बेकसूर था। नई तहकीकात के सरबराह इंस्पेक्टर पॉल हीतल ने कहा कि तकरीबन 30 सालों में यह पहला मौका था जब हमें मालूम हुआ कि एक ही शख्स ने तीनों लड़कियों को कत्ल किया था। चूंकि कौमी डेटाबेस में कोई मिलता जुलता नमूना नहीं था, इसलिए कातिल की शनाख्त एक मुअम्मा बनी हुई थी और जासूसों ने मदद के लिए BBC क्राइम वॉच का रुख किया, जो एक हफ्तावार प्रोग्राम था जिसमें इसी तरह के कत्ल के मुअम्मे हल करने के हवाले से मालूमात दी जाती थीं। ताहम साइंसदानों ने कातिल को पकड़ने के लिए डीएनए का इस्तेमाल करने का एक और इनकलाबी तरीका तैयार किया था। डॉक्टर डार्क ने कहा कि हमने सोचना शुरू किया कि ये मानना मुश्किल था कि जुर्म एक खानदानी शख्स ने किया होगा। उनकी टीम ने डीएनए डेटाबेस में नए प्रोफाइल्स के साथ नमूनों को मिलाने की कोशिश की। वो कहते हैं कि आपको अपना डीएनए अपने वालिदैन से विरासत में मिलता है और आप अपना डीएनए अपने बच्चों में मुंतकिल करते हैं, तो क्या हम मुजरिम के बच्चों का डीएनए डेटाबेस तलाश कर सकते हैं? ये यकीनी तौर पर एक इम्कान था। डॉक्टर डार्क ने वजाहत की कि इसका मतलब है साउथ वेल्स में मर्दों के कई हज़ार डीएनए प्रोफाइल्स के साथ एक स्प्रेडशीट प्रिंट करना और पेंसिल के साथ बैठना और हर एक उस नाम को रद्द करना जिसमें मुमासलत नहीं थी। उन्होंने कहा कि इस अमल पर घंटों गुजारने के बाद हमारे पास तकरीबन 100 नाम रह गए थे। हर डीएनए की मुबैना मुजरिम के आधे प्रोफाइल से बिल्कुल मुमासलत थी, इसलिए वो मुमकिन तौर पर उसी कातिल के बच्चे थे। वो बताते हैं कि ये एक इनकलाबी तकनीक थी। ये पहली बार बरतानिया और मुमकिन तौर पर दुनिया में अमल में लाई गई थी। इससे फैमिली डीएनए के नाम से जाना जाने लगा और यूं एक नया तहकीकी आला तैयार किया गया। इसके साथ ही जासूसों ने बड़ी मेहनत से 35,000 मुमकिन कातलों की फहरिस्त को सिर्फ 500 मुश्तबा अफराद तक महदूद कर दिया। इंस्पेक्टर हीतल ने कहा कि हमारी शार्ट लिस्ट करदा अफराद की तफसील पर मबनी थी। आया वो मोरिस 1100 के मालिक थे और आया इनका जिनसी तशद्दुद या जराइम का मुजरमाना रिकॉर्ड था या नहीं। दोनों फहरिस्तों का हवाला देने के बाद एक नाम सामने आया और वो था जॉन कैपन का। एक मकामी कारचोर पॉल कैपन का डीएनए पोर्ट टालबोट के आसपास मुजरमाना कार्रवाइयों के बाद डेटाबेस में था, लेकिन जब कत्ल हुआ तो उसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी। ताहम उसके वालिद से पहले ही 1973 में पूछताछ की जा चुकी थी, क्योंकि वो मुश्तबा शख्स की तफसील के मुताबिक थे और हल्के रंग की मोरस 1100 के मालिक भी थे। इसी साल पुलिस ने जोसेफ कैपन के घर का दौरा किया था, जो एक नाइट क्लब बाउंसर और बस ड्राइवर था। ताहम उसने अपनी बीवी से अलहदगी अख्तियार की और दावा किया कि कत्ल की रात उसकी गाड़ी ख़राब हो गई थी। इंस्पेक्टर हीतल के मुताबिक वो कम्युनिटी में एक बदमाश के तौर पर जाना जाता था। उसकी घरेलू तशद्दुद की तारीख थी और वो कई मौका पर जेल में भी रहा था। अपने बेटे के डीएनए के कातिल के डीएनए से 50% मुमासलत के बायस जोसेफ कैपन कत्ल के कई दहाइयों बाद अहम मुल्ज़िम बन गए। ताहम टीम को एक मसला दरपेश था, वो ये कि जब वो उसके डीएनए का नमूना लेने के लिए उसके दरवाजे पर दस्तक देने गए तो मालूम हुआ कि जो कैपन की वफ़ात फेफड़ों के कैंसर से 11 साल कबल 1990 में हो गई थी, जब उनकी उम्र 48 साल थी। पुलिस ने शुबहात की तस्दीक के लिए साइंसदानों ने कैपन की साबका बीवी और उनकी बेटी से डीएनए के नमूने की दरख्वास्त की, ताकि कातिल के नमूने से उनका मुवाजना किया जा सके। डॉक्टर डार्क का कहना था कि उससे हमें कैपन का मुकम्मल प्रोफाइल का 2/3 हिस्सा मिला। उनकी टीम उस वक्त वेल्स में पुरानी फॉरेंसिक लेबॉरेटरी में काम करती थी। वो बताते हैं कि जब हमने उसका मुवाजना मुजरिम से लिए गए ब्लड प्रोफाइल से किया तो हमने देखा कि ये एक मैच था, लेकिन हमें इस बात का यकीन करने के लिए एक मुकम्मल प्रोफाइल की ज़रूरत थी ताकि कातिल की तस्दीक की जा सकती। जासूस मुकम्मल तौर पर इस बात का यकीन करने के लिए पुरअज़म थे कि कैपन ही कातिल था, ताकि तीनों लड़कियों के अहले खाना किसी तरह इस बाब को अपनी ज़िंदगी से बंद कर सकें। कैपन की लाश को निकालने के अलावा कोई चारा नहीं था और ये पहली बार होना था कि बरतानिया में किसी मुश्तबा शख्स को जुर्म साबित करने के लिए कब्र से निकाला जाए। हुकाम को इजाज़त हासिल करने और होम सेक्रेटरी की मंजूरी हासिल करने के लिए आला सतह पर अपील करनी पड़ी। सन 2001 से सन 2004 तक होम सेक्रेटरी रहने वाले ड्यूड ब्लैंकेट ने कहा कि मुझे बुनियादी मसला ये था कि क्या काफ़ी सबूत मौजूद हैं, क्योंकि ये एक बड़ा कदम था और अगर हम गलत होते तो इसमें मुलव्वस ख़ानदानों को बजा तौर
طور پر تکلیف پہنچتی۔ وہ بتاتے ہیں کہ میرا فیصلہ بالکل واضح تھا کہ جوزف کیپن کی لاش کو نکالا جائے تاکہ سب کے لیے اس بات کی تصدیق کی جا سکے کہ یہ وہی شخص تھا جس نے قتل کیا تھا اور اہل خانہ کو کچھ سکون ملے۔ چنانچہ مئی 2002 میں تاریخ رقم ہوئی اور آدھی رات کو 3 افراد پر مشتمل ٹیم نے قبر کھودنا شروع کی۔ ڈاکٹر ڈارک کہتے ہیں کہ یہ ایک خوفناک رات تھی اور جیسے ہی ہم کیپن کے تابوت کے پاس پہنچے وہاں تالیاں بجنے لگیں۔ سوانسی کے پڑوسی موریسن ہسپتال میں فرانزک ڈی این اے کے معائنے سے یہ ثابت ہوا کہ کیپن ہی 3 لڑکیوں کا قاتل تھا۔ تقریباً 3 دہائیوں بعد سوانسی کے ہسپتال میں فرانزک ڈی این اے کے معائنے سے یہ ثابت ہوا کہ کیپن ہی 3 لڑکیوں کا قاتل تھا۔ جیرالڈائن کی کزن جولی بیگلی نے کہا، یہ بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں کہ ہم سب نے کیسا محسوس کیا۔ یہ بہت بہترین موقع تھا۔ ہم میں سے کسی نے بھی یہ امید نہیں کی تھی کہ ایک دن ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ کون تھا۔ اگرچہ زندگی چلتی رہتی ہے، اسے کبھی نہیں بھلایا جاتا۔ جیرالڈائن ایک شاندار لڑکی تھی، ہمیشہ خوشی سے بھری رہتی تھی۔ نہ صرف جیرالڈائن اور پولین کے چاہنے والے اس باب کو بند کرنے میں کامیاب ہوئے بلکہ سینڈرا کا خاندان بھی۔ سینڈرا کی ایک دوست تھریسا میں نے کہا کہ میں 49 سال کی عمر سے ان کی قبر پر جا رہی ہوں اور میرے لیے یہ سوچنا اب بھی مشکل ہے کہ وہ وہاں موجود ہے۔ میری خوبصورت دوست، انہوں نے اس کی جان لے لی، اس کا مستقبل لے لیا۔ میں اب بھی اس کے بارے میں سوچتی ہوں۔